चलिए, इन सब के बीच में बाजार में देखें तो आज बाजार 22,950 के पास बाजार ने क्लोजिंग ली। दिन के निचले स्तरों से सुधार जो है वो बाजार में साफ तौर पर नजर आया। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो ये 49,100 के पास बंद होने में कामयाब रहा। बंद होते होते लगभग पौने 200 अंक जो है वो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज भी खराब ही रहा। 593 शेयर आज जो है वो हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और 2060 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में नजर आए। एनटीपीसी आप देखिए लगभग 3% चढ़कर आज बंद हुआ। विप्रो 2.25% चढ़कर बंद हुआ। टेक महिंद्रा, ओएनजीसी और अपोलो 2.25% तक का यहाँ पर तेजी देखने को मिली। दबाव कहाँ रहा? निफ्टी के लूजर्स की अगर बात करें तो इंडसइंड बैंक 2.5% का दबाव हमें देखने को मिला। ट्रेंट जो है वो एक बार फिर मुनाफा वसूली हावी रही और 2.25% गिरा। अल्ट्राटेक का लगभग 2% की गिरावट नजर आई बीएल में और एमएनएम में 1.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। चलिए, अब इन सब के बीच में दो बेहद खास मेहमान को अपने साथ शामिल करते हैं। आज हमारे साथ हैं 5 पैसा कैपिटल से सचिन गुप्ता और मिरेय एसेट शेयर खान के विनोद मोदी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सचिन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार जाहिर सी बात है वो आत्मविश्वास तो नहीं दे रहा है, लेकिन रिकवरी अटेम्प्ट जरूर नजर आ रहा है। वो पूरे दिन में बीच बीच में हम देख लें या क्लोजिंग में देख लें, लेकिन ये किसी तरह से क्या कल आने वाले बाजार पर किसी तरह का क्यू दे रहा है, कोई संकेत दे रहा है, या अभी भी कहीं ना कहीं दिग्गज, आप जैसे दिग्गज एक्सपर्ट्स के लिए भी ये बाजार बहुत सारा चुनौतीपूर्ण माहौल बना रहा है? प्रशांत जी, वैसे मार्केट तो नो डाउट काफी चुनौतीपूर्ण है यहाँ पर और अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हम मार्केट में देख रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि रीअटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 22,700 अभी के लिए ना एक इंपॉर्टेंट जोन बन गया है। प्रीवियस डे पर हमने जो लोअर साइड में 22,700 के आसपास के लोस लगते हुए देखे और वहां से एक शार्प रिबाउंड जो है, एक रिकवरी मूव हम बोल सकते हैं, वो कंटिन्यू देखने को मिला है। बट आज के ट्रेडिंग सेशन से जो होप थी वो देखने को नहीं मिली है। हालांकि लोअर साइड में 22,800 के आसपास के लोस टेस्ट करने के पास में एक रिकवरी मूव जरूर आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी देखने को मिला है। और निफ्टी फाइनली 23,000 के आसपास में जो है वो क्लोज होता हुआ नजर आया। लोअर साइड में हमें अभी भी लगता है कि 22,700 ये सपोर्ट्स जब तक इंटैक्ट है, पूरी पॉसिबिलिटीज है कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 23,200 23,300 अराउंड दैट रेंज तक जो है वो देखने को हमें मिलना चाहिए कमिंग डेज के अंदर। 22,700 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज प्रीवियसली भी आपके शो पर यहाँ पे डिस्कस किया था कि एक फॉलिंग वैश पैटर्न से यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नजर आया है और उसके सपोर्ट्स लेवल है 22,700 के बॉटम लाइन का। और अगर वो सपोर्ट्स ब्रेक होता है तो फिर फर्दर और पेन जो है वो हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बट अभी जब तक 22,700 इंटैक्ट है, मुझे लगता है और कमिंग 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में वॉलेटिलिटी के साथ में हम थोड़ा सा अपसाइड में मूव करते हुए नजर आएंगे। और कमिंग डेज के लिए जो टारगेट्स हैं वो मुझे 23,200 23,300 के आसपास के नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी पे हम बात करें तो बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी अभी थोड़ा सा और स्लगिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि लोअर साइड में यहां पर भी अगर हम देखें तो अच्छे सपोर्ट्स बनते हुए नजर आए हैं 48,400 500 की रेंज में। और जब तक ये इमीडिएट सपोर्ट्स, ये जो इमीडिएट स्विंग लोज हैं, जब तक ये सपोर्ट्स के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, पॉसिबिलिटीज है यहां पर भी कि अप साइड में एक बार 49,700 800 वहां तक के लिए एक रिकवरी मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है कमिंग डेज में। बट सपोर्ट्स इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स हैं ये। अगर ये सपोर्ट्स फर्दर ब्रेक होते हैं तो फिर दोनों ही इंडाइसेस के अंदर फर्दर और सेलिंग प्रेशर्स इनिशिएट होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो ऊपरी स्तरों पर और नीचे से जो सपोर्ट है वो सभी लेवल्स आपके सामने खास तौर पे सचिन ने रख दी है। चलिए विनोद, मैं आपके पास आना चाहता हूं और जिक्र करूंगा ज़रा मेटल पॉकेट की, क्योंकि हमने देखा कि मेटल जो सेक्टर रहा उसमें निचले स्तरों से बाजार बंद होने पर एक रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी मेटल इंडेक्स आखिर में हरे निशान में बंद हुआ है। टाटा स्टील, वेदांता, एनएमडीसी जैसे दिग्गजों में खरीदारी लौटी है। क्या यहाँ से कोई मौका बन रहा है? नमस्कार प्रशांत जी। मेटल्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली हमें अभी भी लगता है कि इसमें जो प्राइसिंग प्रेशर जो अभी दिख रहा है वो कंसिस्टेंटली आगे भी दिखेगा और मार्जिन प्रेशर वो सारे कंपनी के लेवल पे वो दिखता रहेगा। तो
हमारा नजरिया क्लियरली केवल कभी मेटल जो स्टॉक्स है वो डेफिनेटली केवल डोमेस्टिक डिमांड से सपोर्ट में है, और जो इम्पोर्ट का जो खतरा है और प्राइसिंग जो सिनेरियो है वो उसमें अभी भी रिस्क बना हुआ है। तो क्लियरली जितने भी फेरस मेटल कंपनी है, चाहे वो टाटा स्टील हो या फिर फॉर द मैटर सेल हो, इसमें हमारा व्यू सॉर्ट ऑफ निगेटिव रहेगा। और जो दूसरी नॉन फेरस की बात करें, चाहे उसमें आप हिंडाल्को बात कर ले या फिर वेदांता, इसमें हमें लगता है कि इसमें डेफिनेटली देयर करेक्शन में बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनती है बहुत सारी स्टॉक्स में की, क्योंकि कुछ अगर वेदांता की बात करूँ तो इसमें जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, डीमर्जर की स्टोरी क्रिएट हो रही है, वैल्यू क्रिएशन की, वो मुझे लगता है बहुत हद तक भी देखना चाहिए। वो कुल मिलाकर के अच्छा वैल्यू क्रिएशन कर सकता है। हिंडाल्को की भी मैं बात करूँ तो हिंडाल्को में नोवेलिस का परफॉर्मेंस जो रहा है वो आगे चल कंपनी का जैसे हिसाब से हिंट आ रहा है कि आगे चल के जो स्क्रैप लेवल पे है उसमें सुधार मिलेगी, स्क्रैप जो रियलाइजेशन है कुल मिलाकर के मुझे लगता है। और इन अदर वे राउंड सब मिलाकर के बात करूँ तो जो ओवरऑल जो एप्लीकेबिलिटी है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो या फिर कॉपर हो, गिवन चाहे डेटा सेंटर की अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर जीबी की अपॉर्चुनिटी, इन सब चीजों की अपॉर्चुनिटी एप्लीकेशन ये सब का काफी ज्यादा है। आने वाले समय में मुझे लगता है डिमांड में कंसिस्टेंट रहेगा, तो मुझे बहुत बड़ा नॉन फेरस में रिस्क नहीं लगता है। नॉन फेरस में डेफिनेटली जिस जो नाम मैंने लिया और आप उस पर ध्यान दे सकते हैं, वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक हो गया करेक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ये है राय, विस्तृत नजरिया आपको मेटल क्षेत्र पर मिलता हुआ। चलिए आपके सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल उमा भट्ट का हमारे पास आया है देहरादून उत्तराखंड से। यस बैंक में इन्होंने खरीदारी की हुई है, 500 शेयर हैं और 20 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और अभी भी 1 साल होल्ड करने का इनका नजरिया है। सचिन बताएं, उमा भट्ट को क्या राय होगी यस बैंक पे अगर 1 साल और 20 रुपए की खरीदारी से बने रहना चाहती हैं तो? वेल प्रशांत जी, इसमें एक इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है विच इज नियर अराउंड 15.50, 15 के आसपास में आ रहा है। 1 साल का चूंकि इनका नजरिया है, 20 रुपए का ही प्राइसिंग है, अच्छे लेवल्स पे बाइंग है इनका। हालांकि अभी की लॉस में चल रहा है, बट 1 साल का नजरिया तो मुझे लगता है पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। लोअर साइड में स्टॉप लॉस 15 के बिलो का सजेस्ट करूंगा, उसके स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रहिए। अपसाइड मुझे लग रहा है स्टार्ट होगा स्टॉक के अंदर करीब 19 के लेवल्स ब्रेक होने पे। 19 रुपए के ये लेवल्स अगर ब्रेक करता है तो फिर पॉसिबली करीब 21 और 22 रुपए तक के इमीडिएट टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो अभी के लिए पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस। तो 15 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। आगे 19 का स्तर टूटता है तो 21 के स्तर पे जा सकता है, वहां से फिर एक बार रिव्यू कर सकती हैं या वहां से निकलना चाहें तो निकल सकती हैं। ब्रिज मोहन हमारे अगले दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। अदानी पोर्ट्स पर राय जानना चाहते हैं। 300 शेयर है इनके पास, 1108 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। विनोद बताएं, 6 महीने का इनका नजरिया है, 6 महीने के हिसाब से अदानी पोर्ट्स कैसा लगता है आपको? चाहे 6 महीने का नजरिया हो, 1 साल का नजरिया हो या 3 महीने का नजरिया हो, मुझे लगता है अडानी पोर्ट्स अगर आपके पास है तो रखे रहना चाहिए। विद इन अडानी ग्रुप अडानी पोर्ट बिजनेस मुझे लगता है काफी अच्छा उभर करके आए हैं, और हमें काफी अच्छा लगता है कंसिडरिंग द काइंड ऑफ जो इनका जो ओवरऑल मार्केट लीडरशिप है। ओवरऑल पोर्ट के क्षेत्र में लगभग 26-27% का मार्केट शेयर है, जो लीडिंग मार्केट शेयर है। और कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, ऑर्गेनिकली भी ग्रो कर रही है और इनऑर्गेनिकली भी ग्रो कर रही है। रिसेंटली हमने देखा कंपनी ने कुछ अच्छे अच्छे एसेट्स एक्वायर किए हैं, जिसका उसका ओवरऑल इम्पैक्ट उनके फाइनेंस में अच्छे दिख रहे हैं। कंपनी का बैलेंस शीट ठीक ठाक है। आने वाले समय में जो इनका ओवरऑल वॉल्यूम गाइडेंस है वो काफी कंसिस्टेंट है। कंपनी ने रिसेंटली जो इसका ओवरऑल एबिटा गाइडेंस था उसने अपग्रेड किया, राइट, ये दिसंबर क्वार्टर में अगर देखो तो कुल और वैल्यूएशन भी देखे तो आप थोड़ा सा करेक्शन के बाद भी यहाँ पे अभी मुझे लगता है वैल्यूएशन 20 का नीचे मिल रहा है, जिससे 18 से 19% का रिटर्न ऑफ रेशियो। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली ये स्टॉक काफी बेहतर पोजीशन में, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए या 6 महीने या चाहे मीडियम टर्म जो भी बोलो, आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये है राय, अडानी पोर्ट्स पर बने रहने की आपको सलाह। दिनेश गोदारा चौधरी ने एसबीआई पर अपना सवाल हम तक का पहुंचाया है। इनके पास 1000 शेयर हैं और 732 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है सचिन, और कह रहे हैं कि कितना और समय दूं कि मुनाफे में आ जाऊं, बताएं। हाँ जी प्रशांत जी, देखिए प्राइसिंग 732 के आसपास की खरीदारी है।
तो मेरे हिसाब से तो बहुत नजदीक का लेवल है। ऑलरेडी स्टॉक 725 726 के आसपास में चल रहा है और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में हमने एक अच्छे रिबाउंड जो है लोअर साइड में 710 711 के आसपास से आते हुए देखे हैं। मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटीज है अप साइड में अच्छी गेन्स यहाँ पर कंटिन्यू करने की, पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी। और टाइम फ्रेम इनके प्रॉफिट में आने की पॉसिबिलिटीज तो देखिए बहुत जल्दी है, बट अगर अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पे बुक करना चाहते हैं तो मेरे टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे अराउंड 770 780 तक के, जो कि हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट हाँ 25 से 30 दिन के अंदर यानी महीने भर का एक नजरिया लेके चल सकते हैं। अराउंड दैट लेवल तक आने की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। लोअर साइड में ऑलरेडी स्टॉक्स जो है वो अपने बॉटम्स के पास में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सो प्रोफेशनली यहाँ पर स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, वो स्टॉप लॉस जोन रहेगा 685 का। सो 685 उसके स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में होल्ड रहने की सलाह रहेगी। 770 780 उन लेवल्स पर अगर आता है तो फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर वापस से एक बार रिव्यू ले सकते हैं फॉर फर्दर अपसाइड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये है राय आपको एसबीआई पे मिलती हुई। एक और सवाल का जवाब दे दीजिए सचिन जी। एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर पर हमारे एक दर्शक हैं सुजीत कुमार, वो राय जानना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म का नजरिया है, 120 की इनकी बाइंग है। स्टॉक काफी ज्यादा नीचे आ चुका और स्टॉक के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स करीब 100 एंड 102 के आसपास में थे, जो कि ब्रेक होते हुए नजर आए हैं। अभी इमीडिएट एक सपोर्ट्स यहाँ पर 82 का ही लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये 82 के भी फर्दर लेवल्स ब्रेक करता है तो मुझे लगता है पॉसिबली डाउन साइड में और करीब 73 और 70 तक के लिए स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है। 120 की काफी ऊपर की इनकी बाइंग है। मुझे लगता है अगर 82 का ये सपोर्ट सस्टेन कर लेता है और कोई भी पुल बैक मूव मिलता है करीब 90 और 93 के आसपास में भी, तो पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए, बिकॉज 120 और या उसके ऊपर आने की पॉसिबिलिटीज अभी के लिए स्टॉक में नजर नहीं आ रही है। सवाल लेते हैं और ये सवाल है तन्वी का, और जियो फाइनेंस के इनके पास शेयर हैं विनोद जी, 2000 शेयर हैं 278 के भाव पे, क्या करना चाहिए? डेफिनेटली ये होल्ड करके रखना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये एक ऐसी कंपनी जो कंज्यूमर फाइनेंस में बहुत अच्छी तरह ग्रोथ देख सकते हैं आने वाले समय में। डेफिनेटली कंपनी अभी बहुत सारी चीजों में टेस्टिंग फेज में है। आने वाले समय में जो ओवरऑल नंबर्स दिखेगा, और एट द सेम टाइम अगर इनका बैलेंस शीट देखें तो इनका बैलेंस शीट में जो लगभग का बुक वैल्यू जो मार्केट कैप है, तो वो कुल मिलाकर के जो ओवरऑल जो वैल्यूएशन बताता है 1.5 लगभग बताता है प्राइस टू बुक वैल्यू, जो बहुत ही मुझे लगता है अट्रैक्टिव है विजय जो भी अदर लिस्टेड कंपनी है, चाहे बजाज फाइनेंस की बात करें खासकर, जो काफी प्रीमियम अभी भी ट्रेड करता है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन गैप काफी है और जस्ट मैटर ऑफ टाइम जब कंपनी का नंबर्स आने चालू हो जाएंगे तो मुझे लगता है स्टॉक की रीरेटिंग पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, होल्ड करके रखना चाहिए। आपको मिलती हुई आपके स्टॉक पे। हसरत परवीन हमारी एक दर्शक है, उनका सवाल है अमरा राजा बैटरी पे 1700 पे इन्होंने लिया है, 70 शेयर इनके पास हैं और आप माफ कीजिएगा 70 के भाव पे इन्होंने लिया है। नहीं, ये थोड़ा सा हम इसको बेहतर करेंगे, शायद यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है। और अमरा राजा पे क्या राय बन रही है ये बताइए। सचिन आपके पास आना चाहेंगे। सचिन आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ जी। अमरा राजा इन्होंने बाइंग प्राइस 1700 बताई है, 70 शेयर हैं, बताएं क्या राय बन रही है? जी एक ठीक है, ठीक है, मेरे पास अभी नहीं आ पा रहा है। ठीक है, कोई कोई टाइम दीजिए, कोई मैं बात नहीं, देख कोई बात नहीं। विनोद, अमरा राजा कैसा लगता है आपको? जी, हमारा राजा डेफिनेटली बिजनेस वाइज काफी अच्छा बिजनेस है, लेकिन जो हमें नहीं भूलना चाहिए कि इनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो रिस्क पे है। ऐसी लीड एसिड बैटरी का बिजनेस वो रिस्क पे है, गिवन जब ईवी का जिस हिसाब से इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन उस चीज को भी टैकल करने के लिए कंपनी जो कैपेसिटी जो और जो पूंजी निवेश कर रहा है, आई मीन जो बैटरी स्पेस में, वो लगता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है उस स्पेस में। तो डेफिनेटली जो इसी वजह से कंपनी को जो वैल्यूएशन री रेटिंग की पॉसिबिलिटी अभी कम है, क्योंकि थोड़ा सा डाउट इस बात का है कि जो इनका जो बैटरी बिजनेस ओवरऑल जो इवॉल्व करेगा, तो वो बैटरी बिजनेस किस हिसाब से कंपनी को मार्केट लीडरशिप मिलेगा, कितना बड़ा का मार्केट शेयर हो सकता है। और ये भी चीज है कि इतना बड़ा कैपेक्स कर रहा है तो इनिशियल ईयर में जो इनको ओवरऑल जो रिटर्न रेशियो है वो कहीं ना कहीं स्क्वीज रहेंगे, बहुत कम रहेंगे।
तो जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि जो अपना वैल्यूएशन री रेटिंग की पॉसिबिलिटी है, अगर आप ये स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो मुझे लगता है इफिशिएंट बहुत सारे हो सकते हैं, लॉन्ग समय के लिए, लॉन्ग बहुत लंबे अवधि के लिए होल्ड करना पड़ेगा। बट ये मुझे लगता है अगर आपको विद इन ऑटो में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको स्विच करनी चाहिए। वो फिलहाल यहाँ पर और एक विस्तृत नजरिया आपको मिलता हुआ। चलिए एक अहम खबर की ओर बढ़ेंगे। बाजार के करेक्शन से कई बड़े इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ है। किन बड़े निवेशकों के इसमें नाम शामिल हैं, पोर्टफोलियो की कितनी वैल्यू हुई है कम, रिसर्च लेकर मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। जी शरद, बताएं। बिल्कुल, बाजार में जो है भारी करेक्शन भी देखने मिली है। रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ है, लेकिन दिग्गज इन्वेस्टर्स जिसको हम ट्रैक करते हैं, एडमायर करते हैं, उनका भी लॉसेस हुआ है। अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर 2024 से अभी तक जो है क्या पोर्टफोलियो चेंजेस आए हैं, क्या लॉसेज आए हैं, उस पर हमारी नज़र रहेगी। 3 अहम नाम लेता हूं। राकेश झुनझुनवाला के परिवार, आकाश भंसाली, विजय केडिया। यहाँ पे देखें तो इनको बड़ा झटका आया है, जबकि उनके जो वैल्यूज़ है, उनके पोर्टफोलियो लेवल्स, वहाँ पे गिरावट देखने मिली है, भारी नुकसान आया है। गिरावट में जो है राकेश झुनझुनवाला के परिवार के पोर्टफोलियो वैल्यू 12% घटी है। वही हम अगर बात करें आशीष कचोलिया, विजय केडिया, मुकुल अग्रवाल की, तो एक रेंज पे है, 12 से लेके 23% इनका पोर्टफोलियो लिस्टेड स्पेस में साफ हो गया है। डीमार्ट के जो फाउंडर है राधा किशन दमानी, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वैल्यू जो है थोड़ी सी बढ़ी ज़रूर है। लेकिन अब बात करते हैं कि ओवरऑल जो है सेगमेंट में हम कहेंगे कि जो 31 दिसंबर से अभी तक क्या चेंजेस आए उनके पोर्टफोलियो पे। सबसे पहले बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला के परिवार के। यहाँ पे बात करें तो लगभग 12% का गिरावट आया है। और टॉप होल्डिंग की बात करें तो टाइटन आता है, कॉन्कॉर्ड बायोटेक आता है, लेकिन देखिए इनका वैल्यू जो है 60,000 करोड़ के नीचे आ गया है। वही अगर हम बात करें विजय केडिया जी की, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इनका जो टोटल नेटवर्थ है 22% गिरा। ये आंकड़ा बड़ा है। अगर इनकी टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पे अतुल ऑटो, तेजस नेटवर्क्स, न्यूलैंड लैब आता है। आकाश बंसाली यहाँ पे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर है बाज़ार के। यहाँ पे 18% इनका जो है पोर्टफोलियो जो है उड़ा है। लेकिन याद रखिए गुजरात फ्लोरो, आरके फोर्जिंग, पेटीएम, ये तीनों स्टॉक्स में इनका सबसे बड़ा होल्डिंग भी है। और इनका टोटल वैल्यू जो है लगभग 6,300 करोड़ रुपए का आ जाता है। अगर हम बात करें मुकुल अग्रवाल जी का, तो यहाँ पे 14% का इनके पोर्टफोलियो में गिरावट आया है। 5,700 करोड़ का कुल वैल्यू है। और उनके जो की स्टॉक या होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पे न्यूलैंड लैब फिर आता है, रैडिको खैतान और बीएससी भी यहाँ पे शामिल होता है। और इसके अलावा आशीष कचोलिया जी की स्टेक के बारे में बात करें तो यहाँ पे 14% का गिरावट आया है। उनका वैल्यू जो है 2000 से गिर के लगभग 1800 करोड़ तक आ गया है। सफारी, शैल इंजीनियरिंग और ऑफिस स्पेस में इनका एक्सपोजर ज़्यादा है। और आखिर में बात करें तो ये उल्टा हो गया है। राधा किशन दमानी जी की अगर बात करें तो यहाँ पे 31 दिसंबर से अभी तक पोर्टफोलियो वैल्यू 2.5% बढ़ चुकी है। ऑफकोर्स एवेन्यू सुपरमार्ट के आंकड़े भी अच्छे आए थे, उसका कारण भी इम्पैक्ट देखने मिला। इसके अलावा ट्रेंट और वीएसटी इंडस्ट्रीज़ भी इनके टॉप होल्डिंग्स होते हैं। तो सारे दिग्गज इन्वेस्टर्स सिवाय राधा किशन दमानी जी के देखें तो यहाँ पे 31 दिसंबर से लेकर अभी तक 2025 में क्या हुआ है, यहाँ पे देखें तो सिग्निफिकेंट वेल्थ लॉस देखने मिली है। बट ये जो है इंसान है, जिस तरह आपके पोर्टफोलियो में इरोजन हुई है, मार्केट्स करेक्शन हुई है, यहाँ पे भी इनका हुआ है। तो इन दोनों पे जो है बैलेंस आउट होता है। शुक्रिया शरद इस अहम जानकारी के लिए। और फटाफट से अब बढ़ते हैं वीआईपी शेयर्स की ओर और समय कम है। बताइए सचिन, क्या है आपकी टॉपिक? रिकमेंड करूंगा मैं पावर ग्रेड को बाइंग के लिए, बिकॉज बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स फॉर्म होता हुआ नजर आया ऑन द डेली चार्ट्स पे, जिसका कंफर्मेशन आज मिला है। सो करीब 265 वहां से बाइंग की सलाह रहेगी। 257 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल 278 280 तक के लिए नजर आ रहा है। ठीक है विनोद, बहुत कम समय है, बताएं आपकी टॉपिक। जी, मेरा टॉपिक महिंद्रा रहेगा विद टारगेट प्राइस ऑफ 3600। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि कंपनी कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन कर रहा है ट्रैक्टर स्पेस में, जिसका रिजल्ट आने वाले क्वार्टर में दिखेगा। जो न्यू लॉन्चेस ऑपरेट करी है रिसेंट मंथ में, उसके भी असर दिखेंगे नंबर्स में और स्टॉक ऊपर। बिल्कुल, शुक्रिया करेंगे विनोद जी, शुक्रिया करेंगे सचिन, आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए और हमें अपनी राय देने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।